बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले ज़रा फैसल वाडा की धमकी आप सुन लें और इस गुस्से की वजह क्या है ये बाद में देखते हैं, लेकिन धमकी आप देखें। फैसल वाडा कौन है आप जानते हैं। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं और इन्हें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इधर उधर से वोट इकट्ठे करके सेनेटर बनाया। पहले ये इमरान खान के साथ होते थे, लेकिन इनके फ़ौज के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो जर्नैलों के साथ अपने ताल्लुकात की बुनियाद पे ये अपनी सियासत ज़िंदा रखे हुए हैं और ये जर्नैलों का मौक़िफ़ पेश करते हैं जब भी करते हैं। इन्होंने जो बात शुरू की उसमें इन्होंने कहा कि ऐसी की तैसी। जनाब, ये जो ऐसी की तैसी का लफ्ज़ है ना, ये एक ख़ास किस्म का जर्नैल है। ऐसा लगता है कि वो इस्तेमाल करता है, क्योंकि पहले भी 2-3 टाउट्स ये अल्फाज इस्तेमाल कर चुके हैं कि ऐसी की तैसी। तो ये ऐसी की तैसी फिर मुझे लगता है कि वही जर्नैल है जिसने फैसल वाडा को भी बताया कि जाके ये बोल दो ऐसी की तैसी। अच्छा जी, ज़हनी मरीज़ आंख से अंधे और कान से बहरे सुन लें। आइन और कानून के मुताबिक फैमिली को मुलाकात की इजाज़त हाल अहवाल के लिए। वकील को केस से मुतालिक मिलने की इजाज़त है। फैमिली की मुलाकातें भी सियासी पैगाम पर मुश्तमिल हो रही हैं। अब से वो भी बंद कर दी जाएंगी। ये जनाब धमकी आ गई। वकला ने केस के अलावा कोई सियासी पैगाम दिया तो वो भी बंद कर दी जाएंगी। यानी वकीलों की मुलाकातें भी बंद, फैमिली की मुलाकातें भी बंद। शर्त वही है कि इमरान खान साहब कोई स्टेटमेंट सियासी ना दें। जीती हुई अफवाज और इसके सिपहसालार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बल्कि बकवास करने वालों की ज़बान से जूते की सोल बना दी जाएगी। यानी वो ज़बान को जो जूता बना दिया जाएगा उसको खींच के। ये जहन की गंदगी है कि बिला जवाब और बिला वजह अपने मुल्क को अदम इस्तेहकाम और अपनी फ़ौज को बदनाम करने की जो साजिश है, इसको सख्ती से रोका जाए। असूलन प्यार के बदले डबल प्यार, इज्जत के बदले डबल इज्जत, बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से। इश्तियाल करने वाली पार्टी इस दोराहे पर ले आई है कि वापसी अब मुश्किल है। अब केसेस और चीज़ों को मनतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला ने इंच बराबर कोई मज़ीद हुड़ाहुड़ी की तो बची कुची सियासत रह गई है, वो भी गवर्नर राज से ख़त्म कर दी जाएगी। 9 मई के दहशतगर्द जो केपी में छुपे हुए हैं उन समेत सब अपनी खैर मनाएं। नोटिफिकेशन करने वालों को कहा था कि जल्द आ रहा है, अब इसको रोल करके हलक से निकालने की तैयारी कर लें। ये जनाब फैसल वाडा की धमकी है। गुस्से की वजह क्या है? गुस्से की वजह यह है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को एक मरतबा फिर अंडर एस्टिमेट किया। इन्हें यह लगा कि नोटिफिकेशन फंसा हुआ है, ऐसे में इमरान खान कोई सियासी फैसला करेगा और इमरान खान आर्मी चीफ के लिए कोई नरमी पेश करेगा, ताकि अगर आर्मी चीफ के ताल्लुकात या फ़ौज के ताल्लुकात वहाँ पे मौजूदा पीडीएम की जमातों के साथ ख़राब हो रहे हैं या जरदारी और नवाज शरीफ के साथ कोई अच्छे नहीं हैं, तो इमरान खान फ़ौरन एक रूम क्रिएट करेगा कि ठीक है जी इधर आ जाओ। लेकिन वो हुआ नहीं। इमरान खान तब्दील नहीं करेगा। ये तो अब कल के दिन में साबित हो गया। यानी अगर नवाज शरीफ या जरदारी ये चाहते हैं कि आसिम मुनीर साहब को हटाकर एक नया आर्मी चीफ लेकर आए, तो इससे अच्छा मौका उन्हें नहीं मिलेगा। लेकिन आर्मी चीफ को हटाते हुए या नया आर्मी चीफ लाते हुए या एक्सटेंशन से बचना हो तो टेंशन क्या होती है? वो यही होती है ना कि दूसरी जमात के साथ जाकर मिल जाएगा आर्मी चीफ, या दूसरी जमात की गोद में जाके आर्मी चीफ बैठ जाएगा, या उनको साथ अपनी गोद में बैठा लेगा। कोई ऐसा ही खेल होता है ना जो खेला जाता है हर दफ़ा। सियासतदानों को यही डर होता है ना कि जनाब अगर मैं फ़ौज के साथ ठीक ना रहा तो दूसरा ठीक हो जाएगा। तो इमरान खान ने सियासतदानों का ये डर भी दूर कर दिया। यानी अगर जरदारी और नवाज शरीफ चाहते हैं कि आर्मी चीफ चेंज करें तो इस वक्त वो खुल के कर सकते हैं। इस वक्त अगर उन्होंने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी तो ये उनका अपना ज़ाती फैसला होगा। इसमें किसी किस्म की मजबूरी या प्रेशर नहीं होगा। मजबूरी इतनी सी होती है ना कि दूसरी सियासी जमात की तरफ आर्मी चीफ चला जाएगा, वो अवाम में बहुत मकबूल है जमात। तो इमरान खान तो डील नहीं करता। इमरान खान ने तो अपने कल के स्टेटमेंट में शट अप कॉल दी है उन तमाम जहनों को जो दस्तक दे रहे थे अडियाला जेल के दरवाजे पर कि जनाब ठीक है उधर ताल्लुकात ख़राब है, ज़रा आपको भी चेक कर लेते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा लो कर लो चेक। तो इमरान खान डील नहीं करेगा। अगर नया आर्मी चीफ लाना चाहते हैं तो इससे बेहतर मौका इन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। नाज़रीन, द गार्डियन ने एक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में एक आर्टिकल लिखा है। ये आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले ज़रा ये आर्टिकल सुने, फिर अब हम बताते हैं कि हम सियासतदानों का तो एहतसाब कर देते हैं कि इसका दौर शुरू हुआ तो ये अच्छा हो गया, ये बुरा हो गया,
लेकिन हम कभी ये नहीं देखते कि आर्मी चीफ के दौर में पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच गया। एक्चुअली तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क पाकिस्तान के डिफरेंट मिलिट्री डिक्टेटर्स ने किया है। सियासतदान तो ना 3 में ना 13 में, एक तो बेचारों को इक़्तिदार मिलता ही नहीं है, मिले भी तो मुद्दत पूरी नहीं होती। तो सियासतदानों के साथ तो बेचारों के साथ ये हालात रहते हैं। तो आर्मी चीफ तो सारे के सारे अपनी मुद्दत ना सिर्फ पूरी करके जाते हैं बल्कि एक्स्ट्रा टाइम लेकर जाते हैं, सारे इख्तियारात भी अपने पास रखते हैं। तो भाई मुल्क में जो अच्छा और बुरा हो रहा है वो भी इनके खाते में डालो ना। ये भी आपको देखना चाहिए कि एक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में पाकिस्तान कहां पहुंच गया। इस पर हम बात करते हैं, लेकिन पहले जरा ये आप देखें द गार्डियन का जो आर्टिकल है, इसका जो उन्वान है वो ये है कि पाकिस्तान इंक्रीजिंगली पावरफुल आर्मी चीफ, अ किंग अबव ऑल, सबके ऊपर एक बादशाह। द राइज एंड राइज ऑफ आसिम मुनीर। आसिम मुनीर साहब की जनाब उठानी खत्म नहीं हो रही, और ये अब आलमी मीडिया कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। आर्टिकल ये कहता है जी कि जनरल आसिम मुनीर की पाकिस्तान में बढ़ती हुई ताकत और 27वीं आईनी तरमीम के असरात पर मरकूज है। यानी इनकी ताकत जो है 27वीं आईनी तरमीम के बाद बढ़ी, और ये अहम नुकात की उन्होंने एक फहरिस्त दी है। और ये भी बताया कि जनाब आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं और किस तरह के हैं, इनका थोड़ा पस मंज़र बताया है। फिर ये सबसे ताकतवर शख्सियत के तौर पे अब जाने जाते हैं। मई 2025 में भारत के साथ झड़पों के बाद उन्हें 5 सितारा जर्नैल का ओहदा मिल गया। उन्हें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल भी कहा जाता है, और अब उनकी ताकत तमाम मुसल्लह अफवाज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पर फैली हुई है, सारा कुछ इनके कंट्रोल में। और इसके बाद जनाब बता रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम, ये जो गुज़िश्ता महीने मंजूर होने वाली है तरमीम, फ़ौज की बालादस्ती को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देती है, और जिसे नाकदीन ये कह रहे हैं कि ये एक आईनी बगावत है। और इसके तहत आसिम मुनीर तमाम मुसल्लह अफवाज की निगरानी करेंगे, और इनकी एक और 5 साला टर्म जो है वो रीसेट हो जाएगी, और उसको 1 दहाई तक मजीद बढ़ाया जा सकता है। लेकिन 5 साल ये और 5 साल आगे भी आसिम मुनीर साहब लेने की कोशिश कर सकते हैं, द गार्डियन कह रहा है। इन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी जराइम की कार्रवाई से इस्तिस्ना मिल जाएगा, सारी ज़िंदगी जो मर्जी जुर्म करो, कोई केस नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की जगह एक नई अदालत कायम कर दी गई है, जहां जजेज हुकूमत मुंतखब करेगी, हुकूमत जजेज लेकर आएगी, लाकर बिठाएगी, और वो हुकूमत के फैसले करेंगे जज, जिसकी वजह से कई सीनियर जजेज मुस्ताफ़ी भी हो गए हैं। और तरमीम की मंजूरी और उस पर तनकीद हो रही है लगातार। पार्लियामेंट ने उसे चंद घंटों में दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत से पास करवा लिया, और मुखालिफिन ये कहते रहे कि ये तरमीम एक शख्स को सबके ऊपर बादशाह बना देती है, और आइन, अदलिया और समाजी मुआहदे को ख़त्म कर देती है। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर ने जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी पर असरात की एक वार्निंग दी है इस आईनी तरमीम की सूरत में। अब ये जनाब एक तरह की फौजी हुक्मरानी है, या मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगा दिया गया है, ये भी ये आर्टिकल कह रहा है। आसिम मुनीर की ताकत कैसे बढ़ी, इसके बारे में उन्होंने तफसीलात लिखी है। उन्होंने कहा ये धांधली हुई ना 2024 के इंतखाबात में, उसके बाद एक कमज़ोर और नाजायज़ हुकूमत जो है वो बनाई गई, और वो फ़ौज के ऊपर इन्हिसार कर रही थी। और आसिम मुनीर ने इमरान खान और पीटीआई पार्टी पर बहुत क्रैकडाउन किया, जिसमें पीटीआई लीडर्स को कैद कर दिया गया। ये एक्चुअली अंग्रेजी में आर्टिकल मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको उसको ट्रांसलेट कर रहा हूं, तो थोड़ा जुमला आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली यही चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर उन्होंने बताया जी कैबिनेट के अंदर अपने 2 बंदे शामिल करवाए जो बहुत उनके करीबी हैं, ये आप सब जानते हैं कौन लोग हैं। और उसके बाद 2025 में जो भारत के साथ झड़पें हुई, उसकी वजह से आसिम मुनीर साहब को या फ़ौज को पाकिस्तान में कुछ मकबूलियत मिली, वो ट्रंप से 2 मरतबा मिले, और इन्होंने ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। वहाँ से फिर इनके ताल्लुकात कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस सारे अमल को बड़ा तबाहकुन करार दे रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए ये चीज़ें नुकसानदेह हैं, ये भी इसके अंदर लिखा हुआ है। फिर वो मुख्तलिफ अफराद के जो तासुरात हैं आसिम मुनीर साहब को ये ताकत मिलने पर, वो भी लिखते हैं, और उसमें ज़्यादातर वो ये बता रहे हैं कि इससे पाकिस्तान के अंदर जो है वो ताकत की तब्दीली हो गई है, यानी सिविलियन सुपरमेसी ख़त्म हो गई है इसके बाद, और अभी भी पाकिस्तान में बहुत सारे चैलेंजेस खड़े हुए हैं। अच्छा, आसिम मुनीर साहब ने पाकिस्तान को क्या दिया 3 साल में? मैं ज़रा कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, और ये फैक्चुअल है, इनसे कोई नहीं भाग सकता। आसिम मुनीर साहब ने पाकिस्तान की मईशत इनके 3 साल में मुकम्मल तौर पे तबाह हुई है।
सरमायाकारी पाकिस्तान में 51 साल की जो रिकॉर्ड था वो टूट गया। कम तरीन सरमायाकारी पाकिस्तान में हुई है। इंसानी हुकूक की पामालियाँ पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर हर तरह की जो रिपोर्टें आ रही हैं उनके मुताबिक बदतरीन पामालियाँ इंसानी हुकूक की पाकिस्तान में की गई हैं। बदतरीन सियासी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान में मौजूद है। 3 साल तक रहा जब तक आसिम मुनीर साहब रहे, और पूरा जनरल इलेक्शन चोरी किया गया 2024 का, ये भी इन्हीं के दौर में हुआ। दहशतगर्दी में कई गुना इजाफा आसिम मुनीर साहब के दौर में हो गया। बेरोजगारी में एक नया रिकॉर्ड टूट गया आसिम मुनीर साहब के दौर में। पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनियां भाग गईं। पार्लियामेंट और अदलिया मुकम्मल तौर पे सरदंगू हो गए आसिम मुनीर साहब के दौर में। आज़ाद अदलिया नाम की कोई चीज़ पाकिस्तान में नहीं बची। मीडिया पर खौफनाक पाबंदियां लगाई गई आसिम मुनीर साहब के दौर में। दर्जनों सहाफ़ियों की नौकरियां, उनके काम, उनके प्रोग्राम्स बंद कर दिए गए। करप्शन में बेपनाह इजाफा हुआ आसिम मुनीर साहब के दौर में, जिसकी एक गवाही अभी IMF की रिपोर्ट भी दे रही है। कर्ज़ों की भरमार हो गई पाकिस्तान में। जितना कर्जा पाकिस्तान ने पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक लिया, उतना कर्जा आसिम मुनीर साहब के दौर में ले लिया गया। 9 मई का सानिया आसिम मुनीर के दौर में हुआ। 4 मरतबा रियासत और रियासती इदारों के हाथों पाकिस्तानियों का कत्लेआम हुआ आसिम मुनीर साहब के दौर में। बैड गवर्नेंस में पाकिस्तान ने 120 में से 109 पॉइंट हासिल करके पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। इतनी बुरी गवर्नेंस है आसिम मुनीर साहब के दौर में। इसराइल पर पाकिस्तान की पॉलिसी बदल गई इसी दौर में, और अफगानिस्तान से ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा हो गया इसी दौर में। सिंध तास मुआहिदा भारत ने ख़त्म कर दिया इसी दौर में। SIFC की मुकम्मल नाकामी, ये आसिम मुनीर साहब ने एक इदारा बनाया, लेकिन ये इदारा भी मुकम्मल तौर पे नाकाम हुआ और पाकिस्तान को कोई फ़ायदा ना दे पाया। आसिम मुनीर साहब के दौर में फ़ौजी क़यादत की सियासत में बदतरीन मुदाखलत हुई और एजेंसियों ने बदतरीन सियासी मुदाखलत की। आइन का हुलिया ही बिगाड़ दिया गया 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम के ज़रिए से। जबरी गुमशुदगियाँ बहुत बड़े पैमाने पर हुई आसिम मुनीर साहब के दौर में। पहली मरतबा सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख़वातीन और बच्चों को भी निशाना बनाया, उन्हें भी गिरफ्तार किया, उन्हें भी हिरासा किया, उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया। आसिम मुनीर साहब के दौर में महंगाई का एक तूफान खड़ा हो गया। फौज और अवाम में फासले बढ़ते गए आसिम मुनीर साहब के दौर में। ये वो नेगेटिव चीज़ें हैं जो आसिम मुनीर साहब के दौर में हुई। साबिक वज़ीर आज़म को जेल में रखा और दर्जनों और चीज़ें मैं बता सकता हूँ। तो नेगेटिविटीज़ की भरमार है इन 3 सालों में, जिनमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की। और इस बुनियाद पे उन्हें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। उनकी टर्म पूरी हो गई है, कोई अच्छी टर्म नहीं थी, उन्हें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। एक मुतनाज़ आर्मी चीफ वो बन गए हैं, तो दूसरे को आने दें। दूसरा आके कोशिश करे कि वो फ़ौज को इस तनाज़े से निकाले और सियासी मुदाखलत बंद करे और मामलात को आइन और कानून के मुताबिक चलने दे। सियासतदानों को पाकिस्तान का फैसला मिलकर बैठ कर करने दे। होना तो ये चाहिए। लेकिन यहाँ आसिम मुनीर साहब रिटायरमेंट लेना नहीं चाहते। अच्छा, आसिम मुनीर साहब के दौर का कोई अच्छा काम तो होगा ना, कोई ऐसा कारनामा जिसे आप कहिए अच्छा काम हो गया। हाँ, तो वो बता देते हैं आपको। आसिम मुनीर साहब के दौर में रवां साल मई के महीने में भारत के हमले के जवाब में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने 6 भारतीय तैयारे मार गिराए, और इसकी बुनियाद पे आसिम मुनीर साहब ने फील्ड मार्शल का ओहदा भी ले लिया, ताहयात मुराद भी ले ली और ताहयात इस्तिस्ना भी ले लिया। जबकि उनके लिए एक नया ओहदा भी तख्लीक किया गया, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का। ये अब हो रहा है, यानी एक पॉजिटिव काम है वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया है। 6 तैयारे गिराए हैं इंडिया के, और इसकी बुनियाद पे आसिम मुनीर साहब ने बहुत सारा फायदा भी ले लिया। अब इसी बुनियाद पे वो दोबारा भी 5 साल के लिए आर्मी चीफ रहना चाहते हैं, या ये जो बड़ा ओहदा मिल गया इसको वो एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन नवाज शरीफ और जरदारी के पास मौका है, अगर वो आसिम मुनीर को हटाना चाहते हैं तो बड़े आराम से हटा सकते हैं, बहुत आराम से हटा सकते हैं, क्योंकि इमरान खान डील नहीं करेगा। इमरान खान किसी की पीठ में खंजर नहीं घोंपेगा। अगर सियासतदान आज नया आर्मी चीफ लाना चाहे तो वो ला सकते हैं। ऐसी सहूलत पहले किसी और सियासतदान को मैसर नहीं थी। नाज़रीन, इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम साहिबा ने स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए बताया कि इमरान खान 90% मकबूल है पाकिस्तान में, और उसे कैद तन्हाई में डालना अवाम की आवाज़ को खामोश करना या दबाने के मुतरादिफ है, और ये चाहते हैं कि इमरान खान को लोगों के दिमागों से मिटा दें। तो ऐसा होता हुआ तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान में मकबूलियत बहुत ज़्यादा है इमरान खान साहब की। और एक चीज़, मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कुछ पोल खोले, ज़रा मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि आसिम मुनीर साहब के दौर का जिक्र हो रहा है तो ये आ गया।
गवर्नर स्टेट बैंक कह रहा है कि वक्त आ गया है कि हुकूमत अपनी पॉलिसी तब्दील करे। प्राइवेटाइजेशन के वजीर कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके हैं, लेकिन गवर्नेंस की बदतरीन सूरत की वजह से कोई यहां सरमायाकारी नहीं करेगा। गवर्नेंस के हवाले से अभी एक ग्लोबल सर्वे आया और उसने बताया कि पाकिस्तान का नंबर सबसे ही खराब है। ये जनाब मोहम्मद जुबैर साहब बता रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC जनरल सरफराज ने कहा कि पाकिस्तान में जितने टैक्सेस हैं कोई सरमायाकारी नहीं करेगा। उन्होंने कहा पाकिस्तान में बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता। हम यही बात करते थे तो हमें गालियां पड़ती थी। मोहम्मद जुबैर साहब ने कहा देखें ये बात जुबैर साहब अब उस दौर में करते थे जिस दौर में हालात मुख्तलिफ थे। यहां जिस मुल्क में इस वक्त मैं हूं यहां बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं। बरतानिया में यहां कारोबारी हजरात को बेशुमार टैक्सेस देने पड़ते हैं, लेकिन क्या है कि इनकी अदलिया काम कर रही है। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पे आज़ादी इज़हार राय है, यहाँ पे जुल्म और ज़्यादती नहीं है, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ नहीं हो रही, मैंडेट को कुचला नहीं जा रहा। तो इतने सारे टैक्सेस के बावजूद यहाँ पे काम चल रहा है। पूरी दुनिया से लोग इन्वेस्टमेंट लेकर इस मुल्क में आ रहे हैं, यहाँ पे आके कारोबार करना चाहते हैं। रोज़ाना बेशुमार ऐसे पाकिस्तानी मुझे मिलते हैं जो कोई ना कोई कारोबार या कर रहे हैं या मज़ीद कारोबार शुरू करना चाहते हैं। कोई किसी कारोबार में, कोई किसी कारोबार में। वजह क्या है? इतने सारे टैक्सेस दे के भी लोग यहाँ कारोबार कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो इसके मुकाबले में टैक्सेस है ही कोई नहीं, कुछ भी नहीं। मसला खाली टैक्सेस का नहीं है, लोग टैक्सेस भी पे कर देते हैं। और भाई मुल्क का माहौल तो ठीक करो, मुल्क के अंदर कुछ थोड़ा सा इंसानियत तो पैदा करें। आप अदलिया को तो आज़ाद करें, मीडिया को तो आज़ाद करें, पार्लिमान को तो आज़ाद करें, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ तो बंद करें, रूल ऑफ लॉ तो पाकिस्तान में होने दें। ये चीज़ें हो जाएंगी तो लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लोग नहीं चाहते पाकिस्तान से पैसा लेकर बाहर भागना। मल्टीनेशनल कंपनियां भाग रही हैं, बहुत मुनाफा है पाकिस्तान में। मामला ये नहीं है कि ये चीज़ ठीक करो, ये चीज़ ठीक करो, जो चीज़ ठीक करनी है उसको ठीक करो। ये इनकी खोपड़ी में बात घुसती क्यों नहीं है कि टैक्स को ठीक करना, फलाने बंदे को उठा के यहां लगा देना, ये टैक्स कलेक्शन को ठीक करना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, इससे नहीं मुल्क ठीक होगा। वो हसीना वाजिद ने इतनी जबरदस्त इकोनॉमी चलाई, लोगों ने जूते मार के निकाला अपने मुल्क में से। वजह यह है कि जब इंसानी हकूक नहीं होते, रूल ऑफ लॉ नहीं होता, लोगों का इस्तेहसाल किया जाता है, तो फिर ये हो जाता है, नतीजा यही निकलता है। तो जनाब नतीजा तो यही निकलना है। अब नाजरीन, हमारे जो जर्नलिस्ट गिरफ्तार थे उनके बारे में मैं मुख्तसर आपको बता दूं कि सोराब बरकत साहब को वही किया फार्मूला जो ये मेरे साथ करते थे, बाकी लोगों के साथ करते रहे। ये रजीम इस चीज़ के लिए मशहूर है। तो इन्होंने सोराब बरकत पे एक और मुकदमा डाल दिया, तौहीन मरियम नवाज का मुकदमा। शाबाश है भाई। और जनाब के siyaasat.pk ने कोई चीज़ चलाई थी तो सोराब को इसके अंदर इन्वॉल्व करो, इसके अंदर उठा लो। अब 2 दिन का रिमांड फिर ले लिया। इस दफ़ा मियाँ अली अशफाक साहब गए थे, उन्होंने जाके आर्गूमेंट किए बड़े लंबे चौड़े। वहाँ पे जज साहब के साथ बातचीत हुई, प्रोसिक्यूशन के पास किसी चीज़ का जवाब भी नहीं था, लेकिन जज ने 2 दिन का रिमांड दे दिया। अब आपको पता है कि अदलिया को कैसे कंट्रोल किया जाता है। दूसरी जानिब आगा शेख सरवर और राय गुलाम अली, उन दोनों की शनाख्त पीरियड मुकम्मल करके आज पेश करना था, तो वहाँ आकर पुलिस ने कह दिया जी कि अभी हमें और टाइम दे दें। वहाँ पे भी बहुत आर्गूमेंट हुए, लेकिन जज ने वहाँ पे भी 2 दिन दे दिए, जनाब 2 दिन और आप शनाख्त परेड कर लें। देखिए आगा शेख सरवर ने बताया था कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है। ये क्या वजह है कि इतने दिन गुजरने के बावजूद आगा शेख सरवर साहब को और राय गुलाम अली साहब को अदालत में पेश नहीं किया जा रहा? क्या उनके जिस्म पे कोई टॉर्चर के निशान हैं? क्या कोई ऐसी चीज़ है जो पुलिस नहीं चाहती कि अदालत के अंदर खड़े होकर ये जर्नलिस्ट बताएं या उस चीज़ को खोलें? अब 2 दिन का टाइम जज ने मजीद दे दिया, पता नहीं इन 2 दिनों में क्या किया जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान में इंसाफ का तो जनाजा ही हो गया। ये एक जज की कहानी आप देख लें। एक जज का बेटा गाड़ी चला रहा था और इसका काम चेक करें ज़रा आप। ये जस्टिस मोहम्मद आसिफ, ये जज को लाया गया जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसके बेटे ने एक्सीडेंट कर दिया। अब मरियम नवाज खान साहिबा ये बताती हैं कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ तो उस वक्त वो अकेला नहीं था, यानी ये बच्चा अंडर एज है, इसकी उम्र भी पूरी नहीं है, आईडी कार्ड और लाइसेंस भी नहीं है, और ये बड़ी बड़ी V8 गाड़ी चला रहा है, लैंड क्रूज़र। इतनी बड़ी गाड़ी, एक तो जज साहब के पास ये आती कहाँ से है? ये तो करोड़ों रुपए की गाड़ी होती है, बहुत महंगी गाड़ी है। बहरहाल उनका बच्चा चला रहा था और उसने 2 बच्चियों को जो स्कूटी चला रही थी उनको नीचे देकर कत्ल कर दिया। अब 2 दोस्त भी उसके साथ थे लड़के के,
पुलिस ने जज साहब के बेटे को गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि उसने बता दिया कि जनाब मेरे अब्बा जो है वो जज हैं हाई कोर्ट में, और जस्टिस आसिफ मौके पर खुद पहुंच गए। बेटे को उन्होंने आगे घर भेज दिया। ओ भाई, तेरे बेटे ने एक बेटी मार दी है, दूसरी आखिरी सांसें ले रही है, सड़क पे पड़ी हुई है, तू कैसा जज है भाई कि तूने आके अपने बेटे को घर भेज दिया? अब ये रिपोर्ट अगर ठीक है तो शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे जज को कि बेशर्म आदमी, वहां पे 2 बच्चियां पड़ी हुई हैं। ये रिपोर्ट अगर ठीक है तो फिर ये बेशर्मी है, मैं बेशर्म आदमी कहूंगा अगर ये रिपोर्ट ठीक है तो। ये कंडीशन है। लेकिन आप देखें, हरकत चेक करें, वो एक बच्ची आखिरी सांसें ले रही है, एक फौत हो गई है इस रिपोर्ट के मुताबिक। वो कहते हैं बेटे को घर भेज दिया और उसके दोस्तों को भगाया और कमजोर एफआईआर दर्ज की गई। ये एफआईआर बनती थी 320 कि जनाब ये एक्सीडेंट में कत्ल किया गया, ये रैश ड्राइविंग की गई है, ये गलत ड्राइविंग करते हुए उसका तो हक भी नहीं बनता, तो ये तो मुकदमा बनना चाहिए था, 10 साल की सजा होनी चाहिए थी। जज ने अपने बेटे के खिलाफ जो दफा लगवाई वो भी कमजोर लगवाई 322 की, यानी मार्जिन रख लिया कि दियत की सूरत में उसका बेटा बच जाए। ये है पाकिस्तान में इंसाफ का सिस्टम। अंदाजा करें आप ये कैसी बेशर्मी और ढिठाई है कि एक जज वहां पे जाता है और ये करता है। अहम बात यह है कि जिस वक्त जज मौके पर पहुंचे एक लड़की दम तोड़ चुकी थी जबकि दूसरी की सांसें चल रही थी, लेकिन एम्बुलेंस ताखीर से आने की वजह से दोनों वफात पा गई। लेकिन जज साहब ने अपने बेटे को फरार करा के मामला संभालना बेहतर जाना। लड़कियों का क्या था, चल बसी। ये मरियम नवाज खान ने लिखी है, बड़ी तकलीफ दे बात, मुझे बहुत तकलीफ हुई है। यानी आप अंदाजा करें कि कैसी ढिठाई, बेशर्मी और बेगैरती है कि वहां पे 2 बच्चियां पड़ी हुई हैं और जाके उनको उठाओ, फौरी तौर पे उनको अस्पताल पहुंचाओ, और किसी की जान बचती है तो जान बचाओ, और भाड़ में भेजो ऐसे बेटे को जो यार लोगों की बच्चियों को गाड़ियों के नीचे देकर मार रहा है, और अपने घर भगा दिया और बाद में सुबह पेश कर दिया। मुकदमे के बाद एक कमजोर मुकदमा करवाया, फिर बेटा पेश कर दिया। क्यों? रात को बेटा नशे में था या बेटे के साथी नशे में था जिनको पेश नहीं किया गया, रात को गिरफ्तार नहीं करवाया गया? ये सवालात तो अब उठेंगे, और इस किस्म के जजेस इंसाफ देने के लिए लाकर बिठाए गए हैं हाई कोर्ट में। अंदाजा करें आप। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।